हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप दीपक साइंस जोन में हैं। और बेटा आज ये है क्लास 12 फिजिक्स का छठवां लेक्चर। और इस छठवें लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या? आवेश घनत्व। अब ये आवेश घनत्व क्या होता है देखिएगा कि ये आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश घनत्व, ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थ के आकार और आकृतियां, भिन्न भिन्न पदार्थों के आकार और आकृतियां अलग अलग होती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चालक होते हैं और हर एक चालक का आवेशों को ग्रहण करने का या आवेशों को रखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का पहला टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा से। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लैम्डा। और ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है सुनिएगा। अगर ये एक चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है? L। अगर इसका मैं प्रति एकांक लंबाई का बात करूं, अगर इसकी मैं प्रति एकांक लंबाई की बात करूं, प्रति एकांक लंबाई मतलब इसका स्लाइड बनाओ। सपोज मान के चलिए इस तरीके से, ये इसके प्रति एकांक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या है? ऐसा ही स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक अगर इसमें आवेशों की मात्रा क्या है? Q। तब हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग परिभाषित करते हैं, आप लोग नोट्स में लिखिएगा कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L, ठीक है। अवकलन के रूप में हम इसको लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू dQ अपॉन dL, ठीक है। जहां इसका इकाई क्या जाएगा? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर तिर्यक गुणा करता हूं तो यहां से dQ इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? लैम्डा इंटू dL, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन अवकलन के रूप में इसका क्या है? अवकलन के रूप में इसका आवेश का मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। अब इस रेखीय घनत्व के कारण, रेखीय आवेश घनत्व एक रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर मुझको बल निकालना है, ठीक है। मान लो ये एक रेखीय चालक है जो धन आवेश से आवेशित है और इसके आवेश को मैं क्या नाम दे रहा हूं? Q। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझको क्या निकालना है? बल, ठीक है। अब मैं क्या किया? अनंत में गया, इसके भाई को लेकर के आया। किसको लेकर के आया? भाई को, जो कौन था? एकांक धन आवेश। इस Q नॉट को हम क्या बोलते हैं? एकांक धन आवेश, ठीक है। तब कूलाम के नियम से F इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या? यदि सुनिए अगर मैं इसमें इस आवेश को Q नॉट को बाहर रखता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसा लिख करके dQ बाई आर स्क्वायर लिखूं, ठीक है, तो ये भी जायज है। अगर मैं बहुत छोटे से आवेश इसमें से इसके आवेश को मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, अवकलनीय फॉर्म में ले रहा हूं, तब की बात करते हैं, ठीक है। अब चूंकि सुनो यहां से यहां तक का जिसका लंबाई है वो एक्चुअल लंबाई आपको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन वो मालूम है कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म में L है। सपोज मान लो कि उसका टोटल लंबाई, इस चालक का कुल लंबाई कितना है? कैपिटल L। तब हम इसका क्या करेंगे? समाकलन फॉर्म में इसका फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर कैपिटल L। सुनिएगा dQ का मान आपने क्या निकाला था? अगर इस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना था? लैम्डा। अगर इस चालक पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। तब लैम्डा के प्लेस, इस पर dQ के प्लेस पर हम क्या पुट अप कर देंगे? लैम्डा इंटू dL अपॉन आर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यही होगा बेटा एक रेखीय चालक के कारण, इस कारण रेखीय चालक के कारण लगने वाला बल, ठीक है, किसी बिंदु पर लगने वाला बल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेम ऐसे ही इसको भी हम डिराइव करेंगे, पर डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने आपको बता दिया कि कूलाम के नियम से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, और दूसरे नंबर पे है तुम्हारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? डेफिनेशन सुनिएगा। अगर ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, और इस क्षेत्रफल के अंदर प्रति एकांक और भी क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अंदर प्रति एकांक और भी क्या है? क्षेत्रफल है, लाइक Q एंड सो ऑन, ठीक है। और इस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, इस सरफेस के अंदर, इस क्षेत्रफल के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा अगर Q है, तब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व
कहते हैं। इसका इकाई क्या हो जाएगा, कूलम। क्षेत्रफल होता है यूनिट का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं dq इंटू dA, और यहां से बेटा dq आप क्या निकाल सकते हो, सिग्मा इंटू dA। क्या निकालोगे, सिग्मा इंटू dA, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, मान लो इसके अंदर कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, ये एक क्षेत्रफल जिसके अंदर कोई क्षेत्रफल है और इससे r दूरी पर बिंदु P, ठीक है। अगर इस पर आवेश यहां पर Q था और r दूरी पर हमको क्या लेना था, एक बिंदु P जिस पर मैं क्या निकालने वाला हूं, बल निकालने वाला हूं। क्या निकालने वाला हूं, बल। तब इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही पैटर्न यूज करना है पिछले जो डेरिवेशन में आपने किया कि F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर। हमको मालूम है इसका इंटीग्रेशन कहां किसके लिए होगा, कि पूरे क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी किसी बुक में A को S लिया जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। A की जगह में क्या रहेगा, S, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए। और यहां से dq के प्लेस पर क्या आएगा, dq के प्लेस पर आ जाएगा सिग्मा dA अपॉन r ऑफ स्क्वायर। अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा ये डेरिवेशन कैसे है, तो प्रीवियस वाले इसके जस्ट पहले रेखीय आवेश घनत्व का डेरिवेशन देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आयतन आवेश घनत्व। तीसरा है अपना आयतन आवेश घनत्व। तीसरा क्या है, आयतन आवेश घनत्व। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। अब ये क्या है, आप सब बचपन में क्यूब खेले होंगे, क्यूब, घन, घना, घन देखे कि नहीं देखे आप लोग, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है घन। सी, मान लो इसका एक्चुअल आयतन है v, वास्तविक आयतन है इसका v, और इसके अंदर बहुत सारे और भी क्या है, घन है। घन के अंदर घन, घन के अंदर घन, एंड सो ऑन। और प्रत्येक घन पर, इसके अंदर प्रत्येक एकांक घन पर ऐसे कई घन है इसके अंदर, जैसे कि आप क्यूब खेलते हो, ठीक है, उसके अंदर का आवेश कितना है, क्यूब। तब आप क्या बोलोगे आयतन आवेश घनत्व को, रो। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सी, रो इसको हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन वी। इसका इकाई हो जाएगा कूलम। वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर की घात 3, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। सो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, dq इक्वल्स टू रो इनटू dv। फिर से अगर मैं एक आयतन लेता हूं, इसके अंदर एक आयतन ये एज्यूम कर लेता हूं लाइक दैट, और इसमें आवेश की मात्रा है q, इसमें आवेश की मात्रा क्या है, q। इससे r दूरी पर बिंदु p है जिस पर मुझको क्या निकालना था, बल। तब ये बल किसके बराबर होगा बेटा, फिर से बता दीजिए, वही चीज करना है कि q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सुनिएगा, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर। अब ये वॉल्यूम है तो v ले लेंगे, इंटीग्रेशन v के सापेक्ष इसका आयतन के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, और मान क्या हो जाएगा, रो dv अपॉन r ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा आवेश घनत्व, कितने प्रकार के, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व। आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके सब चीजों को उतारिएगा नोट्स में, ठीक है। पृष्ठलंब। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पृष्ठलंब, क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठलंब, या मैं इसको बोल सकता हूं क्षेत्रफल सदिश या पृष्ठीय सदिश, क्षेत्रफल सदिश। क्यों मैं इसको ऐसा नाम दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि हर एक चीजों पर एक क्या होता है, लंब होता है। हर एक चीजों पर क्या होता है, एक लंब, चाहे वो कोई प्लॉट हो, चाहे कोई वो प्लेनेट हो, चाहे हमारी बॉडी ही क्यों ना हो। हमारी बॉडी में देखेंगे तो हमारे नाभि से जो एक लंबवत रेखा निकलेगा, हमारे, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूं तो मेरे नाभि से जो एक लंबवत रेखा निकलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये लंब, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लंब। अगर मान लो ये एक क्षेत्रफल है बेटा, क्षेत्रफल को कभी कभी हम लोग ए से या कभी कभी एस से प्रदर्शित करते हैं, तो इस क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाने वाले को हम इसका लंब कहते हैं। क्षेत्रफल की दिशा आप 11th में पढ़े होंगे सदिश और अदिश में, तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये इस पर 90 डिग्री पर जो होगा उसको हम इसका क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका लंब। और ये उसकी दिशा में इसका इकाई सदिश एन कैप, उसकी दिशा में ये क्या हो गया, इसका इकाई सदिश एन कैप। तो क्षेत्रफल ds हो या dA भी इसको लिखा जा सकता है, डजंट मैटर, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पृष्ठ लंब, ठीक है। ये फंडा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं,
विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, आप जो पढ़ेंगे वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, आखिर ये विद्युत फ्लक्स है क्या? सुनिएगा, अब ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश से आ रहा होगा, डजंट मैटर, ठीक है। ये एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है E, और इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, इसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। डेफिनेशन क्या होगा सुनिएगा, ये एक क्षेत्रफल है ए, क्षेत्रफल ए या एस जो लेना है ले लो। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। अर्थात एक क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है उससे लंबवत दिशा में जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, लंबवत दिशा में जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और इसका मापन कैसे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर ये नॉर्मल है, अगर इस क्षेत्रफल का ये नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्षेत्रफल का नॉर्मल है ds और यहां से अगर इसका कोण कितना है? थीटा, कितना है कोण इसका? थीटा, तो इसका कोई कंपोनेंट बनेगा वो है ds cos थीटा। दो कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं ds cos थीटा और इधर लेंगे ds sin थीटा, उसको इग्नोर करेंगे, ds cos थीटा कंपोनेंट को लेंगे और क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि phi e is equals to e dot ds cos of थीटा, e dot ds cos of थीटा। सुनिएगा, हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो e डॉट ऑफ ds, जब डॉट हटा वेक्टर हटाते हैं, डॉट हटाकर cos थीटा लिखते हैं तो ये उसको हो गया वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया ये उसका? वेक्टर फॉर्म। तो यही है विद्युत फ्लक्स का, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। अब सुनिए यार, अधिकतम विद्युत फ्लक्स कब मिलेगा और न्यूनतम विद्युत फ्लक्स कब बनेगा? फिर से सुनिएगा, अब अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो अधिकतम विद्युत फ्लक्स और न्यूनतम विद्युत फ्लक्स कब बनेगा? जहां सुन लीजिए, ये जो कोण था, कोण जो थीटा था वो विद्युत क्षेत्र E और ds के बीच का कोण था। ds क्या है? इस पृष्ठ का लंब, इस पृष्ठ का लंब। क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, मैं पृष्ठ इस क्षेत्रफल के कोण को नहीं देखूंगा, क्षेत्रफल में उपस्थित उसके लंब का विद्युत क्षेत्र से जो कोण बनता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप उतारिएगा पॉज करके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब है अधिकतम फ्लक्स, केस 1, फाई ई अधिकतम या मैक्स। फाई ई अधिकतम कब होगा? सुनिएगा, अगर ये आवेश था इसके कारण इसका विद्युत क्षेत्र क्या था? E, ठीक है। अब सुनना, ये इसका क्षेत्र, एक क्षेत्रफल लिया मैंने, ठीक है, और इसका नॉर्मल है ये ds, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बेटा ध्यान देना, चीजों को समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर जो क्षेत्रफल है ना वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, परंतु इस क्षेत्रफल का लंब, जो क्षेत्रफल पर लंबवत है वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या हो गया? समांतर है। सुनिएगा, किसके बीच का कोण देखना है हमको? हमको क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं देखना है, हमें किसका कोण देखना है? किसका? लंब और जो क्षेत्रफल पर लंब है, लंब और उसके विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो यहां पर हमको स्पष्ट दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि फाई ई डॉट ds cos ऑफ 0, और cos 0 क्या होता है? 1, तो e डॉट ds। तो ये कंडीशन होगा अधिकतम फ्लक्स के लिए। अर्थात अगर मुझे अधिकतम फ्लक्स का मान निकालना है तो जरूरी है कि क्षेत्रफल का लंब विद्युत क्षेत्र के साथ क्या हो? समांतर हो। क्षेत्रफल का लंब विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर हो, भले ही विद्युत क्षेत्र उसके साथ क्यों 90 अंश के कोण पर ना रहे, परंतु क्या करना है हमको? किसके बीच का कोण देखना था? फिर से कह दूं कि इसका लंब और विद्युत क्षेत्र आपस में अगर समांतर हैं, तो क्या मिलेगा हमको? अधिकतम फ्लक्स मिलेगा। एक 3D विजुअलाइजेशन से आपको मैं दिखाता हूं। सपोज ये क्षेत्रफल और ये उसका नॉर्मल है, ये क्षेत्रफल और ये उसका नॉर्मल बिल्कुल से दिख रहा है, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के साथ तो लंबवत बन रहा है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के साथ लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल का जो लंब है वो विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर। बिल्कुल यही बात थी। तो ये हो गया अधिकतम फ्लक्स। अब आते हैं मिनिमम।
मिनिमम फ्लक्स, न्यूनतम, फाई ई न्यूनतम कब होगा, फाई ई न्यूनतम। फिर से आते हैं बेटा, सपोज ये आवेश है जिसके कारण तीव्रता ई निकल रहा था, ठीक है। अब एक क्षेत्रफल है, अब ये क्षेत्रफल इसके साथ समांतर है, ध्यान देना। क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल जो ये एस क्षेत्रफल है ई के साथ समांतर है, परंतु इसका लंब इसके साथ क्या कर रहा है, 90 का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये डीएस है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जो लंब है किस पर, इस क्षेत्रफल पर, वो किसके साथ लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के साथ। पहले केस में क्या था, ये इस पर लंबवत था और इसका जो डीएस था नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं लंब, इसके साथ समांतर था। अभी उल्टा हो गया, अभी कैसे हो गया सुनिएगा, अगर ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का लंब है, अगर ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का लंब है, तो ये विद्युत क्षेत्र के बीच में लंब और इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 दिख रहा है आपको। लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, लंब सब क्या दिख रहा है, 90, परंतु विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल आपस में क्या है, अभी समांतर है। कोण किसके बीच का देखना है, लंब और विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। फिर से यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ बेटा, तो अब हम रखते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है यार, 0। तो इस समय हमको न्यूनतम फ्लक्स मिलेगा, अर्थात जब हमको फ्लक्स 0 चाहिए तो उस केस में हमारा जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर होगा, तो उसी कंडीशन में उसका लंब उसके साथ लंबवत होगा। तो ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम फ्लक्स का कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। अब आइए घन कोण, क्या बनने बताने वाला हूं मैं आपको, घन कोण। अब ये घन कोण क्या है यार, सुनिएगा। घन कोण जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। किससे, डी ओमेगा से। इसका डेफिनेशन है, किसी बिंदु द्वारा किसी पृष्ठ पर आपतित कोणों को, किसी बिंदु द्वारा, सपोज मेरा आंख जो है आई, ये मेरा बिंदु है, किसी बिंदु द्वारा किसी पृष्ठ पर बनाए अंतरित कोण को, किसी बिंदु द्वारा किसी पृष्ठ पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, घन कोण। तो इसके लिए हमको एक सॉलिड सरफेस जो था हमने ले लिया, ठीक है। इसका मध्य बिंदु यहां पर से क्या कर रहा हूं मैं, इसको देख रहा हूं, ठीक है, विथ आई लाइनर, ठीक है। ऐसी आंख जिसमें हमने क्या लगा लिया है यार, आई लाइनर, ठीक है। चलो यहां से हमने देखा, ये हमारा साइट ऑफ विजन था, ठीक है। इस पर एक क्षेत्रफल ले रहा हूं मैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लो यहां से आते की त्रिज्या कितनी है, आर ना, ये बिंदु P, ये बिंदु O, यहां से आप देख रहे हैं बंद पृष्ठ को। तो देखो सिंपल कोण होता है, कोण बराबर होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या। मैंने डेफिनेशन बता दी है, किसी बिंदु द्वारा किसी पृष्ठ पर आपतित कोण को घन कोण कहते हैं, ठीक है। ना देखना यार, हिंदी उतना इतने स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो O से P तक करके और बात करें तो ये दूरी क्या है, यहां से यहां तक का R है, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर कुछ कोण क्या होगा, इसका कुछ ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ पर ठीक है, अगर इस पृष्ठ का नॉर्मल है ds, नॉर्मल मतलब लंब, इस पृष्ठ का लंब क्या है ds, ये लंबवत है, भले आपको डायग्राम ऐसा नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली में वो लंबवत है, क्योंकि 3D डायग्राम पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और इधर के बीच का कोण कितना है, थीटा, इधर के बीच का कोण कितना है, थीटा ले रहा हूं। तब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ds cos ऑफ थीटा, एक बना लेते हैं ds sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर y एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है तो इसका एक घटक बना ds cos थीटा, एक घटक बना ds sin थीटा। अगर ये चाप सुनिएगा, ये चाप बहुत छोटा होगा तो मैं ये दूरी इक्वल टू ये दूरी इक्वल टू ये दूरी ले सकता हूं, मतलब ये भी r और ये भी r, ठीक है। इस कोण को ही बोलते हैं क्या, घन कोण। क्या लिखते हैं, डी ओमेगा। क्या लिखते हैं उसको हम लोग, डी ओमेगा। अब क्या हो रहा है बेटा, जब मैं किसी चीज को देखूंगा तो यहां से प्रकाश किरणें गई, टकरा करके वापस आई, वैसा ही सॉलिड एंगल जिसको हम लोग घन कोण कहते हैं, वो कैसे बनता है, जब यहां से लाइन ऑफ साइट गया, चाप बनाया और वापस आया, तो कोण की जगह में हम लोग लिख दिए डी ओमेगा। चाप हम कौन सा लेंगे, इसका y अक्ष के सापेक्ष जो हमको घटक मिल रहा है, कौन सा घटक है, ds cos थीटा। कौन सा घटक, ds cos थीटा, जो चाप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ds cos ऑफ थीटा अपॉन त्रिज्या को दो बार मैं कवर कर रहा हूं, त्रिज्या दो बार, एक बार ऐसे चाप काट करके वापस, तो r इंटू आर दैट इज ऑफ आर स्क्वायर। तो यही कहलाता है क्या, घन कोण का फॉर्मूला, दैट इज डी ओमेगा इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r ऑफ स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, यही हमारा क्या है, घन कोण। किसी बिंदु द्वारा किसी पृष्ठ पर
अंतरित कोण को या आपतित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण। और घन कोण कब बनेगा, बंद सतह पर बनेगा, बंद पृष्ठ पर ही घन कोण बनेगा, ओपन पृष्ठ पर, खुले पृष्ठ पर घन कोण नहीं बनेगा, चाहे वो ज्यामिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो त्रिभुज हो, है ना, इस तरीके से हो कुछ, ठीक, लाइक दैट, है ना, चाहे वो क्या हो, एक घनाभ हो, घन हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक बंद पृष्ठ के लिए ही घन कोण को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, कि प्रत्येक बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और सुनिएगा, इसी के आगे कंटिन्यूस कर रहा हूं मैं, प्रत्येक बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बंद पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा। क्या पृष्ठ कहलाएगा, गॉसीय पृष्ठ। और प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए, गॉसीय पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान सदैव कितना होगा, 4 पाई, सदैव कितना होगा, 4 पाई। जैसे कि मैंने एक ज्यामिति लिया, पुटांग एक्स, तुमको डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से बना लिया। चलो अगर आप चाहते हो एक सर्कल ही क्यों ना ले लो, एक सर्कल ले लो, ठीक है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा में लूं, तो अगर मैं ऐसे चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस प्लेन के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, दो एक्स दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो 4 पाई क्यों बना, हर एक बंद पृष्ठ, ये अपने आप में बंद पृष्ठ है बेटा। अगर ये मैं सर्कल नहीं बोल रहा हूं, मैं गोला बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं इसको, गोला। सर्कल तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर इसका जेड एक्सिस होगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, क्यों मैं 4 पाई बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं घनाभ ले लिया, घन ले लिया, आयत ले लिया, आयत नहीं, घनाभ, घन, ठीक है, पिरामिड, त्रिभुज ले लिया, जो भी है, शंकु ले लिया, जो पूरा क्या है, बंद पृष्ठ था, ठीक है, तो उसके अंदर मैं दो अक्ष निर्माण करता हूं, एक्स, वाई और जेड, किसी दो अक्ष के सापेक्ष। हाँ, एक बार हम कैसे चलते हैं, 4 पाई बनाने की बात करो ना, यहां से तक पाई, यहां से तक पाई, टोटल 2 पाई, उल्टा यहां से, अभी अक्ष की बात कर रहा हूं मैं एक बार एक्स लिया, एक बार वाई ले रहा हूं, ठीक है, ये पाई एंड अगेन पाई, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में दो बार पाई पाई चले, टोटल मिलाकर के 4 पाई। तो इस तरीके से प्रत्येक गॉसी पृष्ठ के लिए, दैट इज बंद पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना होगा, 4 पाई होगा। ये था आज तक का कंप्लीट लेक्चर बेटा, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले याद रखिएगा, जो इंतजार कर रहे हैं, इन सारी चीजों को एक बार रिमाइंड कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, ताकि आपको इसके बाद के आने का लेक्चर समझ आए, ठीक है। तो कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। तो हम हैं राही दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।